हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बिहेवियर। आज हम देखेंगे यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस एक्ट 2021 के चैप्टर 3 को। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 को देख लिया है। हमने बेसिकली सेक्शन 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेक्शन 8 से सेक्शन 11 तक की प्रोविजंस को देखने वाले हैं, जो कि दिए गए हैं चैप्टर 3 में। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सेक्शन 8 बात कर, पूरा चैप्टर 3 रेंट रिलेटेड बात करता है। रेंट क्या होता है, रेंट कितना पेबल होगा, रेंट एग्रीमेंट से, रेंट एग्रीमेंट के टर्म्स में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, रिवीजन ऑफ रेंट क्या होता है, रेंट अथॉरिटी कब डिसाइड करती है रेंट को। तो इस रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो चैप्टर 3 में दिए गए हैं इस एक्ट के। तो सेक्शन 8 क्या बात करता है? सेक्शन 8 बात करता है रेंट पेएबल की। कितना रेंट पेएबल होगा, एक लैंडलॉर्ड को टेनेंट द्वारा कितना रेंट पेएबल होगा। तो देखिए सेक्शन 8 बात करता है रेंट लैंडलॉर्ड को टेनेंट उतना पे करेगा जितना उनके बीच में एग्री किया गया। जितना एग्री किया है किसमें? टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि एग्रीमेंट में जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन करी गई कंसिस्ट करी है, उसमें उन्होंने जितना रेंट एग्री किया है उतना ही उनको रेंट पे करना पड़ेगा। किसको? टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को उतना रेंट पे करना पड़ेगा। और रेंट पेएबल में क्या क्या इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ में अगर वो रेंट रिवाइज कर दिया गया है सेक्शन 9 के अंतर्गत, तो वो रेंट पेएबल रेंट के अंतर्गत आता है। सेक्शन 9 में रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बताया गया कि कब रिवीजन हो सकता है रेंट का। रेंट का मतलब कि भाड़े का पुनरीक्षण कब हो सकता है। तो पुनरीक्षण अगर हो गया है, भाड़े को फिर से एक नए रेट में फिक्स कर दिया गया है, तो वो रेंट भी क्या कहलाएगा? रेंट पेएबल कहलाएगा। या फिर रेंट डिटरमाइन कर दिया गया है रेंट अथॉरिटी द्वारा सेक्शन 10 के अंतर्गत, तो वो भी रेंट पेएबल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो रेंट पेएबल मतलब कितना रेंट दिया जाएगा, रेंट जितना एग्री हुआ होगा टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उतना दिया जाएगा। रेंट अगर रिवाइज हो गया है सेक्शन 9 में, तो जो रिवाइज रेंट है वो दिया जाएगा। या फिर अगर रेंट डिटरमाइन हो गया है सेक्शन 10 में, तो जो डिटरमाइंड रेंट है रेंट अथॉरिटी द्वारा वो दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 8 बस इतनी ही बात करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 डील करता है रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोविजंस। ठीक है, रिवीजन ऑफ रेंट क्या होता है? तो रेंट रिवाइज का मीनिंग बेसिकली क्या है कि कब जो रेंट फिक्स किया गया था टर्म्स में कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, जो रेंट फिक्स किया गया था एकोमोडेशन प्रीमाइसेस के लिए, तो वो रेंट कब रिवाइज कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर 100 रुपए रेंट है, तो कब उसको बढ़ा के 105 कर दिया जाएगा, या फिर जितना भी उनको करना होगा कब ऐसा कर दिया जाएगा, क्या कंडीशन होगी। तो जितना एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंगली एग्री कर लिया गया ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उतना रेंट रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि जितना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट रिवीजन के लिए एग्री कर लिया जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो वो रेंट क्या कर दिया जाएगा? रिवीजन ऑफ रेंट की श्रेणी में आ जाएगा, रिवीजन ऑफ रेंट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लॉज 2 देख लेते हैं हम। क्लॉज 2 बात करता है कि जो जब टेनेंसी कमेंसमेंट में आ जाती है, मतलब कि मान लीजिए टेनेंसी का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड द्वारा अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, एडिशन किया जाता है, या फिर स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन किया जाता है, कोई भी प्रीमाइसेस में बदलाव किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है, या फिर कोई स्ट्रक्चर में एडिशन किया जाता है, मतलब कि मान लीजिए सीढ़ी नहीं बनी थी तो सीढ़ी बनवा दिया गया, रेलिंग नहीं बनी थी रेलिंग बनवा दी गई, या फिर प्लास्टर अच्छे से नहीं हुआ था तो प्लास्टर करवा दिया गया। तो इस तरह के एडिशन चेंज या फिर स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन कराया जाता है, मतलब मॉडर्नाइज कराया जाता है घर को, कुछ भी अल्ट्रेशन हो सकता है। तो टेनेंसी के कमेंस में आने के बाद में अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिससे वो इम्प्रूवमेंट, एडिशन और स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन कराता है प्रीमाइसेस में, जो कि वो ये एग्रीमेंट कब करेगा? इस वर्क को कमेंस करने से पहले ही उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो वर्क वो करवा रहा है इसको स्टार्ट कराने से पहले ही इसको लैंडलॉर्ड को और टेनेंट को आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये वर्क वो स्टार्ट करा सकता है, और वो वर्क स्टार्ट कराएगा तो वो वर्क नेसेसरी रिपेयर्स नहीं होना चाहिए सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 15 में बेसिकली बताया गया है
ये ऐसे कौन से काम जो लैंडलॉर्ड को कराना ही पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए दीवारें टूटी हुई हैं, तो ये तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी ही है, अगर वो प्रीमाइसेस सिलेक्ट कर रहा है तो वो अच्छी प्रीमाइसेस दे, अच्छी कंडीशन में दे। ये तो नेसेसरी रिपेयर्स हो जाते हैं ना, तो नेसेसरी रिपेयर्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेनेंसी के कमेंसमेंट में आने के बाद में अगर कोई एग्रीमेंट होता है लैंड और टेनेंट के बीच में, कोई इंप्रूवमेंट कराने का, कोई एडिशन कराने का और कोई स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन कराने का, वर्क स्टार्ट करने से पहले, और जो कि वर्क सेक्शन 15 में जो नेसेसरी रिपेयर्स दिया गया है वो वाला वर्क नहीं है, तो ऐसे इस तरह के एग्रीमेंट के बेसिस पे लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर सकता है रेंट को जितना आपस में उन्होंने एग्री कर लिया। ठीक है, इस बेसिस पे लैंडलॉर्ड ये रेंट जो है वो इंक्रीज कर सकता है, मतलब रेंट रिवाइज कर सकता है। हम रेंट इंक्रीज कर रहे हैं मतलब रेंट का तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। ठीक है, और जो रेंट रिवाइज किया गया है वो इफेक्ट में कब आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, जब ये वर्क, ये जो इम्प्रूवमेंट, एडिशन और स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन है, इस वर्क के कंप्लीट हो जाने के 1 महीने बाद में ये जो रेंट है ये आपको देना पड़ेगा, ये जो रेंट है ये इफेक्ट में आ जाएगा। आइए देखते हैं अब सेक्शन 9 की क्लॉज 3 को। चलिए आइए देखते हैं अब सेक्शन 9 की क्लॉज 3 को। थोड़ा लेंथी है ये, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सेक्शन 3 बोलता है कि जब प्रीमाइसेस लेट किया गया है कमेंसमेंट, इस एक्ट के कमेंसमेंट आ जाने के पहले, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रीमाइसेस लेट किया गया है इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने से पहले, तो रेंट कितना होगा लाइबल रिवीजन के लिए, 2 इयर्स। 2 इयर्स लाइबल होगा रेंट रिवीजन के लिए। कब से 2 इयर्स, इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने के बाद। ठीक है, तो जब कोई भी प्रीमाइसेस लेट किया गया है इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने से पहले, तब कोई भी रेंट जो कि 2 साल तक के लिए रिवाइजेबल होगा, किस डेट से, इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने की डेट से 2 साल तक का रेंट ही आप केवल रिवाइज कर सकते हो, अगर कोई भी प्रीमाइसेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट लेट किया गया है। तो कैसे रिवाइज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये भी इस क्लॉज 3 में बताया गया, ये देखते हैं। और ये रिवीजन इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। देखिए, अगर कोई भी प्रीमाइसेस लेट किया गया है, अगर 15/7/1972 को, 15/7/1972 मतलब 15 जुलाई 1972 को, तो वो समझा जाएगा कि वो 15/7/1972 को ही लेट किया गया। मतलब अगर कोई भी प्रीमाइसेस 15/7/1972 को लेट किया गया है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो प्रीमाइसेस उसी दिन लेट किया गया। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई भी प्रीमाइसेस 15/7/1972 को लेट किया गया है तो वो प्रीमाइसेस उसके पहले ही लेट किया नहीं समझा जाएगा कि वो उसी दिन लेट किया गया। ठीक है, मतलब उसी दिन का मतलब 15/7/1972 को। नेक्स्ट देखते हैं अब ये इसका मेन प्रोविजन क्या कहता है। Where premises let on और आफ्टर 15/7/1972, अगर कोई भी प्रीमाइसेस लेट किया गया है 15/7/1972 को या फिर बाद में 15/7/1972 को, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई भी प्रीमाइसेस लेट किया गया है 15/7/1972 को, ठीक है, या फिर उसके बाद में, तो ये रेंट रिवाइज हो सकता है टेनेंसी के कमेंसमेंट में आ जाने के 1 साल बाद से। ध्यान से समझिए, हम एक बार फिर समझा रहे हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है, ये रेंट कौन से रेंट की रिवीजन कर रहा है, ऐसे रेंट की रिवीजन कर रहा है, ऐसे प्रीमाइसेस की रेंट की रिवीजन कर रहा है जो कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लेट कर दिए गए थे। और ये रिवीजन कब तक के लिए करेगा, मात्र 2 साल तक के लिए करेगा। कब से 2 साल तक के लिए, इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने के 2 साल तक के लिए करेगा। किस फॉर्मूले से करेगा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे करेगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या बताया, अगर कोई भी प्रीमाइसेस 15/7/1972 से पहले लेट किया गया है ना, तो वो ये समझा जाएगा कि वो 15/7/1972 को ही लेट किया गया है, मतलब कि उसी दिन लेट किया गया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रोविजन देखेंगे कि अगर कोई भी प्रीमाइसेस 15/7/1972 को या फिर उसके बाद में लेट किया जाता है, तो जो रेंट का रिवीजन होगा वो टेनेंसी के कमेंसमेंट में आ जाने के 1 साल बाद से होगा। समझ में आया? टेनेंसी के कमेंसमेंट में आ जाने के 1 साल बाद से होगा।
अब रेंट का रिवीजन 1 साल बाद से होगा। रेंट मतलब रेंट का रिवीजन मीन रेंट इंक्रीज 1 साल बाद से होगा, टेनेंसी कमेंसमेंट में आ जाने के 1 साल बाद से। अब कितना रेंट इंक्रीज हो सकता है? तो 5% रेंट इंक्रीज हो सकता है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, 7% रेंट इंक्रीज हो सकता है नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए। ध्यान से समझिएगा, 5% रेंट इंक्रीज हो सकता है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, 7% रेंट इंक्रीज हो सकता है नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए। और ये रेंट ईयरली बेसिस पे कंपाउंडेड होगा। मतलब कि मान लीजिए 100 रुपीज रेंट था, या फिर मान लीजिए 1000 रुपीज रेंट था आपका, आपने 5% इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हो जाएगा? मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए इंक्रीज कर लिया आप, ठीक है, 50 रुपीज इंक्रीज कर लिया, तो अब आपको देना पड़ रहा है 1050 रुपए, ठीक है, 1050 रुपए आपको देना पड़ रहा है। अब जो कंपाउंडेड ऑन ईयरली बेसिस का मीनिंग क्या है? अब आप जब नेक्स्ट ईयर रिवाइज करोगे ना रेंट, तो वो 1000 रुपए पे नहीं रिवाइज होगा, वो 1050 पे 5% रिवाइज होगा रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, ठीक है, 1050 पे 5% रिवाइज होगा रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो अगर हमको प्रीमाइसेस जो कि कमेंसमेंट में आ जाने के पहले लेट किए गए हैं, उनका रेंट का रिवीजन करना है, तो 2 साल तक के लिए हो सकता है, इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने के बाद से 2 साल तक के लिए। और लेट कैसे होगा? अगर प्रीमाइसेस 15/7/1972 को लेट किया गया है या फिर उसके बाद में लेट किया गया है, तो टेनेंसी के कमेंसमेंट में आ जाने के 1 साल बाद से रिवीजन होगा, ठीक है। रिवीजन काउंट कब से होगा? 1 साल बाद से। कितना होगा? 5% इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 5% इंक्रीज, मतलब 5% इंक्रीज पर एनम, पर एनम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 साल प्रतिवर्ष की बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष की दर से 5% इंक्रीज कर दिया जाएगा प्रतिवर्ष की दर से रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, और 7% इंक्रीज कर दिया जाएगा नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए। और ये जो रेंट होगा ये कंपाउंडेड होगा ईयरली बेसिस पे, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, ठीक है। अब इसी प्रोविजन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये रेंट अगेन इसी मैनर में अगेन इसको रिवाइज कर सकते हैं, मतलब कि इंक्रीज कर सकते हैं सिमिलर मैनर में। कब तक? इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने तक, ठीक है। इसी मैनर से इस रेंट को फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, फिर से इंक्रीज कर सकते हो ईयरली बेसिस पे। कब तक कर सकते हो? इसी मैनर में कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने तक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज दिया गया है यहाँ पे। ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग अबव इफ रेंट रिवाइज ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी आफ्टर 15/7/1972 देन सच फॉर्मूला अप्लाई फ्रॉम सच रिवीजन डेट। मतलब कि ये जो फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबिलिटी की डेट बताई है ना हमने यहाँ पे आपको, अगर कोई रिवीजन इस फॉर्मूले के बिना, इस फॉर्मूले को अप्लाई किए बिना, इस डेट में कि आफ्टर लेट की गई प्रीमाइसेस की टेनेंसी में कोई रेंट रिवीजन हो गया था, इस मान लीजिए इस डेट को कोई टेनेंसी क्रिएट की गई इस डेट के बाद में, और वो टेनेंसी कॉन्टिन्यूसली चल रही है, और इसी दौरान उस रेंट का रिवीजन कर लिया गया, बट वो इस फॉर्मूले की बेसिस पे रिवाइज नहीं किया गया था, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो उसी रिवीजन डेट से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। क्या समझा जाएगा? उसी रिवीजन की डेट से, जो जहां पे ये मैंने अप्लाई नहीं किया गया था, उसी रिवीजन की डेट से ऐसा मान लिया जाएगा कि यही फॉर्मूले से उसका रिवीजन किया गया है, ऐसा हम लोग समझ लेंगे। इसके नॉट स्टैंडिंग क्लॉज में इसको ऐसा समझाया गया है। अब आगे देखते हैं, ये देखते हैं कि ये जो रिवाइज्ड रेंट है ना, ये कब पेएबल होगा और कितना पेएबल होगा। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो रेंट रिवाइज किया गया है वो पेएबल होगा। अब 2 साल के लिए पेएबल होगा, ये तो हम देख चुके हैं। कब से? कमेंसमेंट के 2 साल के बाद तक पेएबल होगा। कितना? पहले ईयर में आपने जो ये कंप्यूटेशन किया है, जो ये गणना की है आपने, इसका हाफ पे करोगे। पहले साल में कितना पे करोगे? इस गणना का हाफ पे करोगे, और दूसरे साल में फुल अमाउंट ऑफ रेंट सो कंप्यूटेड। आपने जो ये कंप्यूटेशन की है इसका आधा आप कब दे दोगे? फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में कब दे दोगे? फुल अमाउंट जो आपने ये कंप्यूट किया है वो आप दे दोगे। चलिए आइए देखते हैं इस सेक्शन की क्लॉज 4 को। इस सेक्शन की क्लॉज 4 बोलती है, अच्छा, इस सेक्शन की क्लॉज 4 को पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा
कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि हमने बताया सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 बात करता है कि ऐसे कौन से प्रीमाइसेस होंगे जिन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऐसे कौन से प्रीमाइसेस होंगे, हमने उसमें बताया है कि ऐसे जो प्रीमाइसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेकन है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेकन है, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप देख सकते हैं जाके अपने हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो बेसिकली ये क्लॉज 4 ये बोलता है कि सेक्शन 3 का क्लॉज 1 जो बोलता है कि इन प्रीमाइसेस पे जो प्रीमाइसेस उसने रिफर किए हैं कि इन प्रीमाइसेस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसके भी लैंडलॉर्ड अगर चाहे तो ये जो हमने क्लॉज 3 में रिवीजन ऑफ रेंट का प्रोसेस पढ़ा है उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि नॉट इन स्टैंडिंग इन सेक्शन 3 क्लॉज 1 वेयर इन रिफर्ड प्रीमाइसेस लेट आउट, अगर जो उसमें सेक्शन 3 क्लॉज 1 में जो रिफर्ड प्रीमाइसेस है वो लेट आउट किए जाते हैं किसी टेनेंट को किसी लैंडलॉर्ड द्वारा, तो ऐसे जो लैंडलॉर्ड होंगे वो भी इंटाइटल हो सकते हैं रिवीजन ऑफ रेंट के लिए इस सेक्शन की क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस एक्ट के और भी अदर प्रोविजंस उस पे अप्लाई होंगे, ऐसा बोल रहा है सेक्शन 9 का क्लॉज 4। ठीक है, अब क्लॉज 5 पे आते हैं। अब मान लीजिए कोई टेनेंसी बिफोर कमेंसमेंट एंटर की गई है, कोई टेनेंसी क्रिएट की गई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के में आने के पहले, तो लैंडलॉर्ड बाय नोटिस डिमांड कर सकते हैं जो इनहेंस रेंट होगा ना, क्लॉज 3 में जो हमने इनहेंस रेंट पढ़ा है ना, जो बढ़ा हुआ किराया पढ़ा है, उसको लैंडलॉर्ड बाय नोटिस क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, जो रेंट उन्होंने इनहेंस किया है। ठीक है, और ऐसा रेट ऑफ रेंट जो कि ऐसा इनहेंस रेट ऑफ रेंट जो होगा वो पेएबल होगा टेनेंट के द्वारा 30 डेज के अंदर। 30 डेज कब से काउंट होंगे, नोटिस की डेट से 30 डेज के अंदर, नोटिस की डेट से 30 डेज के अंदर वो रेंट कैसा होगा, पेएबल होगा टेनेंट के द्वारा, इसको लैंडलॉर्ड को 30 विद इन 30 डेज। ठीक है, और ऐसा जो रेंट होगा, इनहेंस रेंट होगा, ऐसी जो नोटिस होगी, ऐसा जो रेंट फिर पेबल होगा, इसको ऐसा मान लिया जाएगा कि टेनेंसी एग्रीमेंट में क्या हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। अगर ऐसा रेंट पे कर दिया गया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो टेनेंसी एग्रीमेंट किया गया था उनके बीच में, ऐसे एग्रीमेंट में क्या हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है, और ये जो रेंट पे किया गया है ना, ये एज पर सेक्शन 8 पे किया गया है। ठीक है, ये जो रेंट पे किया गया है ये एज पर सेक्शन 8 पे किया गया है, ये बोल रहा है अगर कोई टेनेंसी एग्रीमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट के आ जाने के पहले उन्होंने एंटर किया था। अब मान लीजिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट टेनेंसी तो क्रिएट की थी पर कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था, देयर वाज नो एग्रीमेंट बिफोर देन, मतलब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ये जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट होंगे दे मे एग्री टू इनहेंस एग्रीमेंट, ये क्या बोल सकते हैं कि ये एग्रीमेंट कर सकते हैं इनहेंस रेट ऑफ रेंट के लिए, जो रेट ऑफ रेंट इनहेंस किया गया है, बढ़ाया गया है, उसके लिए फिर से एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट अगर और उसको पे कर सकते हैं, और वो पेमेंट क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट में अमेंडमेंट माना जाएगा, और वो पेएबल ऐसा माना जाएगा कि वो पे किया गया एज पर सेक्शन 8। बट अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, तो रेंट अथॉरिटी जो सेक्शन 30 में स्टैब्लिश करी गई है वो डिटरमाइन कर देगी रेंट को एज पर सेक्शन 10। ठीक है ना, वो डिटरमाइन कर देगी एज पर सेक्शन 10 उस रेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लॉज 5 क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो रिवर्ट बैक करके देख सकते हैं। इस सेक्शन का क्लॉज 6 अभी देखते हैं हम लोग, कि जो एरियर होगा, जो अभी हम लोगों ने रिवीजन ऑफ रेंट में इनहेंस रेंट पढ़े हैं ना, जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट वाले हैं, मतलब एक बार फिर से देखते हैं। कोई भी एरियर, एरियर मतलब होता है बकाया, एरियर मतलब होता है बकाया, कोई भी बकाया किराया, कौन सा किराया, जो ऐसा किराया जो कि इनहेंस किया गया, ऐसा रेंट जो कि इनहेंस किया गया, वो रिकवरेबल नहीं होता है और पेएबल नहीं होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट में आ जाने के बाद में ऐसा किराया जो कि एरियर है, इनहेंस रेंट जो कि एरियर है और रिकवरेबल और पेएबल नहीं होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। आइए देखते हैं सेक्शन 10 को, आइए देखते हैं इस चैप्टर की सेक्शन 10 को। देखिए चैप्टर 3 में हमने सेक्शन 8 से पढ़ा, अब हम 8 में हमने क्या पढ़ा कि रेंट पेएबल क्या होता है।
तो रेंट पेबल क्या होता है? एज एग्रीड बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, जितना एग्री किया गया है टर्म्स के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। और जो कोई डिवीजन ऑफ रेंट होगा वो भी क्या होगा? रेंट पेबल के अंतर्गत आएगा। या फिर रेंट डिटरमाइन किया जाएगा जो रेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी रेंट पेबल के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग अब सेक्शन 10 को देखते हैं, जो जब रेंट अथॉरिटी डिटरमाइन करती है जो कि रेंट पेएबल होगा टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को। तो रेंट अथॉरिटी जनरली रेंट डिसाइड नहीं करती, रेंट अथॉरिटी तब डिसाइड करती है रेंट को जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है। किसके बीच में? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ रेंट, तब रेंट अथॉरिटी क्या करती है? डिटरमाइन करती है रेंट को। अब वो डिटरमाइन कैसे कर सकती है? जब कोई एप्लीकेशन की जाती है उसको। एप्लीकेशन कौन कर सकता है? या तो लैंडलॉर्ड कर सकता है या तो टेनेंट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और वो ये भी फिक्स कर सकती है कि किस डेट से डिटर्मिनेशन तो करेगी ही करेगी रेंट अथॉरिटी, साथ ही साथ में ये भी फिक्स करती है कि किस डेट से उस रेंट को पे किया जाना है, ठीक है। तो रेंट अथॉरिटी कब डिसाइड करेगी रेंट को? जब कोई डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ रेंट। किसके बीच में? लैंड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट की एप्लीकेशन करने पे या तो लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन कर सकता है या तो टेनेंट एप्लीकेशन कर सकता है। और ये साथ ही साथ ये फिक्स करेगी कि किस डेट से वो रेंट उसको पे किया जाना है टेनेंट को लैंडलॉर्ड को, टेनेंट द्वारा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। अब जब रेंट अथॉरिटी ये डिटरमाइन करती है रेंट, तब वो गाइडेड होती है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो प्रीमाइसेस जहां पे सिचुएटेड है वहां पे जो रेंट का रेट चल रहा होगा, जो मार्केट रेट चल रहा होगा, उसी के बेसिस पे वो रेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो वो गाइडेड होती है बाय मार्केट रेट ऑफ द प्रीमाइसेस एरिया। अब क्लॉज 3 क्या कहता है इसका? अगर एक बार डिटर्मिनेशन कर दिया गया, एक बार फाइनली डिटरमाइन कर दिया गया एप्लीकेशन रेंट अथॉरिटी द्वारा, तो उस एप्लीकेशन के बाद में आप कोई फिर से फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो रेंट डिटर्मिनेशन की, जब तक कि 1 साल की समाप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन के 1 साल तक आप कोई भी फ्रेश डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन रेंट अथॉरिटी को नहीं कर सकती हो। साथ ही साथ अब जब तक ये प्रोसीडिंग चलेगी, रेंट डिसाइड होने की जो भी प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी प्रक्रिया चलेगी, वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो जो भी प्रोसीडिंग चलेगी वो उस टाइम तक के लिए प्रोविजनल रेंट अथॉरिटी डिसाइड कर देगी, एक टेम्परेरी रेंट डिसाइड कर देगी रेंट अथॉरिटी, जो कि पे किया जाना है किसको? लैंडलॉर्ड को टेनेंट द्वारा, ठीक है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 11 में, जो कि चैप्टर 3 की लास्ट सेक्शन है। तो सेक्शन 11 क्या कहती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है सिक्योरिटी के रूप में कोई डिपॉजिट किया जा रहा है। मतलब कि जब भी कोई लैंडलॉर्ड के पास में कोई टेनेंट प्रीमाइसेस के को लेट करवाने के लिए आता है, तो वो लैंडलॉर्ड उससे टर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ सम ऑफ अमाउंट वो अपने पास में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इस पर्पज से रखवा लेता है कि भाई एनी चांस अगर किसी भी कारण टेनेंट को खाली करना पड़ा और वो कोई भी डिफॉल्ट कर देता है, तो उस सिक्योरिटी को अपने लाइबिलिटी के रूप में, उसके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के रूप में उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ सम ऑफ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट करके अपने पास में रखवा लेते हैं। अब ये कैसा होता है? टेनेंट के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। कैसे पे किया जाता है? एडवांस में पे कर दिया जाता है कुछ सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। और किस टर्म्स पे? जैसा उनके बीच में एग्री हुआ है टेनेंसी एग्रीमेंट में, जो उन्होंने सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली टेनेंसी एग्रीमेंट किया है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो उनके बीच में एग्री हुआ है, वो एडवांस में टेनेंट उस रेंट को पे कर देगा किसको? लैंडलॉर्ड को। कितना पे करेगा? अगर रेसिडेंशियल टेनेंसी है तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के रेंट के बराबर पे करेगा। अगर वो टेनेंसी रेसिडेंशियल टेनेंसी है तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के रेंट के बराबर पे करेगा। और अगर वो टेनेंसी नॉन रेसिडेंशियल टेनेंसी है तो मैक्सिमम 6 मंथ के रेंट के इक्वल वो डिपॉजिट कर सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब मान लीजिए बाई चांस जो प्रीमाइसेस है वो करा जाता है टेनेंट के द्वारा, ठीक है। टेनेंट के द्वारा वो प्रीमाइसेस वेकेट कर दिया जाता है, तो जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी अमाउंट जो होगा वो रिफंड कर देगा प्रीमाइसेस के वेकेट होने पर। अगर कोई भी चार्जेस है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेक्शन 10 और सेक्शन 11। आज हम लोगों ने सेक्शन 8, 9, 10, 11
पढ़े हैं चैप्टर 3 में जो कि दिए गए हैं, जो कि बात करते हैं रेंट के बारे में। सबसे पहला सेक्शन रेंट पेएबल की बात करता है, सेक्शन 9 रिविजन ऑफ रेंट की बात करता है, सेक्शन 10 रेंट के डिटर्मिनेशन की बात करता है जो कि रेंट अथॉरिटी द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और सेक्शन 11 सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करता है। आगे के सेक्शन हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।